सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जीबी एजुकेशन यूट्यूब चैनल की ओर से संचालित ऑनलाइन क्लास में कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की अपन चर्चा कर रहे थे। 5वां लेसन अपना प्रारंभ हो चुका था। 5वें लेसन का एक वीडियो कंप्लीट। पहले वीडियो में अपन ने चर्चा की थी, ये वाला जो लेसन है इसमें एक तो लोकतंत्र का अर्थ देखा था, इसके अलावा लोकतंत्र के विभिन्न रूपों का उल्लेख किया था। अपन ने 4 रूपों का उल्लेख किया था। आज सेकेंड वीडियो में अपन देखेंगे क्या, लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। मतलब लोकतंत्र के कौन कौन सिद्धांत है, ध्यान रखना रूप अलग है, लोकतंत्र के रूप तो 4 हैं और सिद्धांत अलग अलग हैं। पहला अपन लेंगे लोकतंत्र का परंपरागत। अभी समझाने वाला कुछ भी नहीं है, बोर्ड पे लिख देता हूं पहले कौन कौन से सिद्धांत है। परंपरागत उदारवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण, सबसे पहले तो ये देखेंगे। दूसरे नंबर पे लेंगे अपन लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। तीसरा अपन लेंगे लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय। अब ध्यान रखना, विशिष्ट वर्गीय को ही कहते हैं क्या, अभिजन वर्गीय। एक ही बात है, दोनों वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। 5 है टोटल। चौथा अपन लेंगे क्या, लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। 5वां अपन लेंगे लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। अब ध्यान देना, ये लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांत हो गए। हर सिद्धांत में अपने को ये ध्यान रखना है कि यह सिद्धांत किन विद्वानों ने दिया था, यह किन विद्वानों ने दिया था, ये किन विद्वानों ने दिया था। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये लेसन है, इस लेसन से अपने 2 पर्सन बोर्ड एग्जाम में आएंगे। 1 पर्सन 1 नंबर का होगा, 1 पर्सन 4 नंबर का होगा। तो ये वाला जो सिद्धांत है ना, ये इसमें से 1 नंबर का भी पर्सन आ सकता है, 4 नंबर का भी पर्सन आ सकता है। समझ गए बात। और बाकी जो बच गए ना, ये सारे 1-1 नंबर के पर्सन बन सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, इसका तो अपन पूरा उल्लेख करेंगे। ध्यान रखना, ये 1-1 नंबर के बन सकते हैं, इसका मतलब 1-1 नंबर के ही बनेंगे। आप कंफ्यूज मत हो जाना कि सर पता नहीं आ जाए तो बन जाए। तो इसका तो अपन पूरा उल्लेख करेंगे। इनमें केवल विद्वानों का नाम लिखेंगे कि यह सिद्धांत व दृष्टिकोण किन विद्वानों ने दिया था। समझ गए बात। तो प्रारंभ करते हैं अपन कौन से, परंपरागत उदारवादी सिद्धांत व दृष्टिकोण से। इसको एक बार आप अपनी कॉपी में उतार लेना और उसके बाद में 1-1 का वर्णन करना है, 1-1 का उल्लेख करना है अपने को। देखो, ये वाला जो सिद्धांत है ना लोकतंत्र का, ये दिया था पश्चिमी देशों के विचारकों ने, इसलिए इसे पश्चिमी लोकतंत्र का सिद्धांत भी कहते हैं। सबसे पहली बात तो ये लिखोगे, लोकतंत्र का यह सिद्धांत पश्चिमी देशों के विद्वानों ने दिया था, इसलिए इसे पश्चिमी लोकतंत्र का सिद्धांत भी कहते हैं।
अब पश्चिमी देशों के विद्वानों ने यह विचार दिया था। अब पश्चिमी देशों के विद्वान कौन कौन से थे जिन्होंने ये विचार दिया था? ध्यान रखना, हर सिद्धांत के विद्वान अपने को ध्यान रखने, और हर सिद्धांत के 4 विद्वान अपने को ध्यान रखने। 4 विद्वान आपसे पूछे जाएंगे। जैसे परंपरागत उदारवादी सिद्धांत देने वाले किन्हीं 4 विद्वानों के नाम बताओ। 4 विद्वान, ज्यादा से ज्यादा 4 विद्वान पूछे जाएंगे। हो सकता है आपसे 2 ही विद्वान पूछे जाए, ज्यादा संभावना देखो 2 विद्वानों की है, लेकिन अपने को फिर भी 4 विद्वान कम से कम याद करने हैं, ताकि पता नहीं 4 भी पूछ ले। अधिकतम 4 पूछेगा, 5वां तो 1% भी नहीं पूछ सकता। किन्होंने दिया था ये सिद्धांत? एक विद्वान का नाम था होब्स, एक विद्वान का नाम है लॉक, एक विद्वान का नाम है रूसो, एक विद्वान का नाम है बेंथम। बस 4 विद्वानों का नाम तुम्हें ध्यान रखना है। और अपन लिख सकते हैं इसमें जेएस मील, और लिख सकते हैं अपन टीएच ग्रीन। इसके अलावा अब्राहम लिंकन हुआ, मॉन्टेस्क्यू हुआ, होब हाउस हुआ, कई विद्वान और हैं इसमें जो आपको आसान लगे, क्योंकि और विद्वान जो मैंने छोड़ दिए ना, जैसे अब्राहम लिंकन वगैरह, ये वो थोड़े ज़्यादा टफ पड़ेंगे शायद आपको। इनमें से कोई से 4 आपको याद करने, 5वां बिल्कुल भी याद मत करना। समझ गए बात? अब इसकी फिर हो सकता है इसमें 4 नंबर का प्रश्न भी तो बन जाए ना, तो 4 नंबर का प्रश्न बन जाए तो इसमें विशेषताएं पूछी जा सकती हैं कि परंपरागत उदारवादी सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं। तो अब अपन बात करेंगे परंपरागत उदारवादी सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं। समझ गए बात? एक एक करके अपन विशेषता लेते हैं। देखो, ये विद्वान ये क्या मानते हैं कि व्यक्ति एक बुद्धिमान प्राणी है, इसलिए वह अपना हित और अहित अच्छी तरह से समझता है। आपको याद हो तो लास्ट वीडियो, पिछले वीडियो में अपन ने, जैसे अब वाले वीडियो में तो अपन देख रहे हैं लोकतंत्र के सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। पिछले वीडियो में अपन ने देखे थे लोकतंत्र के विभिन्न रूप, 4 रूप देखे थे। पहला रूप देखा था अपन ने राजनीतिक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र को भी तो अपन ने क्या कहा था? पश्चिमी लोकतंत्र कहा था ना। तो राजनीतिक लोकतंत्र की जो विशेषताएं लिखी थी ना, वो विशेषताएं लगभग इसकी होंगी। ध्यान देना, पिछला वीडियो देखा होगा जिसने, उसके ये वाला याद करना काफ़ी आसान रहेगा। देखो विशेषताएं सुनना, उसमें अपन ने लिखा था कि इसमें सरकार संविधान के अनुसार कार्य करती है, ये वाला पॉइंट इसमें भी लिखेंगे। शासन की अंतिम शक्ति जनता के पास होती है, ये वाला पॉइंट इसमें भी लिखेंगे। जनता शासन की नियुक्ति भी करती है, मतलब सरकार की नियुक्ति भी कर सकती है, और जनता सरकार को उठा भी सकती है, ये वाला पॉइंट अपन इसमें भी लिखेंगे। समझ गए बात? तो काफी कुछ पॉइंट एक से आएंगे, लेकिन इसका पहला पॉइंट आपको ये लिखना है, इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति एक बुद्धिमान प्राणी है, इसलिए वह अपना हित अहित समझता है। समझ के बाद पहला पॉइंट था, आप ये लिख देना विशेषताओं में। अब उसमें जो अपन ने लिखी थी ना राजनीतिक लोकतंत्र में, वो वाली विशेषताएं अब लिखेंगे अपन। दूसरी उसमें जो लिखी थी अपन ने वही लिखेंगे, सरकार या शासन लिखा था अपन ने, तो शासन ही यहाँ लिख लेते हैं। शासन लिख दो, सरकार लिख दो, जो दोनों में इच्छा हो वो लिख देना। संविधान के अनुसार कार्य करती है, वही विशेषता लिख रहा हूं, इसलिए ज्यादा समझाने की अपने को आवश्यकता है नहीं, और ऊपर वाले को मिटा देता हूं।
दो विशेषताएं हो गई। तीसरा, शासन की अंतिम शक्ति जनता के पास होती है। ये भी अपन ने वहां पॉइंट लिखा था। उसके बाद अपन ने लिखा था जनता सरकार की नियुक्ति करती है तथा जनता सरकार को उठा भी सकती है। नियुक्ति करती है तथा जनता सरकार को उठा भी सकती है। तो ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 3 पॉइंट तो अपन ने डायरेक्ट वहां से उठाए हैं ऐसे कैसे। ये 3 पॉइंट आप डायरेक्ट वहीं से उठा लेना। अब ये विद्वान क्या मानते हैं? ये विद्वान मानते हैं कि जनता को स्वतंत्रता व अधिकार होने चाहिए। समझ गए बात? जनता को स्वतंत्रता जैसे अधिकार होने चाहिए, जैसे अधिकार होने चाहिए। जैसे भारत में भी तो मूल अधिकार दिए गए हैं लोगों को। अब एक चीज बताओ, जब अधिकार तो दे दिए लेकिन उन अधिकारों की सुरक्षा कौन करे? जैसे एक चीज बताओ, आप सरकार ही लोगों के अधिकार छीनने लग जाए। जनता को अधिकार तो दे दिए लेकिन सरकार लोगों के अधिकार छीनने लग जाए तो उन अधिकारों की सुरक्षा भी तो किसी के द्वारा की जाए ना। तो इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए। इसी में लिखेंगे जनता को स्वतंत्रता जैसे अधिकार होनी चाहिए तथा इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए। समझ गए बात? इसके अलावा क्या होना चाहिए? इसके अलावा इन विद्वानों ने बता दिया कि निश्चित अवधि के बाद, जैसे भारत में 5 साल बाद चुनाव होते हैं ना, तो इन्होंने ये नहीं कहा कि भाई कितने साल बाद चुनाव होने चाहिए, चाहे 5 साल बाद हो, चाहे 6 साल बाद में हो, चाहे 4 साल बाद में हो। निश्चित अवधि के बाद निष्पक्ष रूप से चुनाव होने चाहिए और उन चुनावों के माध्यम से ही सरकार की नियुक्ति होनी चाहिए। निश्चित अवधि के बाद निष्पक्ष मतलब बिना पक्षपात के चुनाव होने चाहिए तथा चुनावों के माध्यम से ही यहां लिख देता हूं, चुनावों के माध्यम से ही सरकार की नियुक्ति होनी चाहिए। ये अपनी कितनी विशेषताएं हो गई? 6 विशेषताएं हो गई किसकी? परंपरागत उदारवादी सिद्धांत की। समझ गए बात? एक सिद्धांत अपना कंप्लीट। आपसे या तो देखो विद्वानों के नाम पूछे जाएंगे, इसमें से जो प्रश्न बनता है ना परंपरागत उदारवादी सिद्धांत, 1 नंबर का प्रश्न तो पूछा जाएगा। तो प्रश्न आएगा परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के प्रमुख विद्वानों के नाम लिखो। किन्हीं 2 कोष्टक में आ जाएगा, किन्हीं 2 विद्वानों के, ज़्यादा से ज़्यादा 4 विद्वानों का नाम पूछ लेगा। ये तो 1 नंबर का प्रश्न। 4 नंबर का प्रश्न बनेगा तो परंपरागत उदारवादी सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ये अपना कंप्लीट। इसके बाद में अपन ने लिखा था लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। दूसरा क्या है? लोकतंत्र का
बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। अब लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत देने वाले जो विद्वान थे उनका नाम देखना। एक तो था कौन, लास्की, एक था कौन, बारकर, एक महिला थी जिसका नाम था मिस फोलेट, एक विद्वान था जिसका नाम था डिग्वी, एक विद्वान था जिसका नाम था क्या, कोल। ये अपनी पुस्तक में 5 विद्वान दे रखे हैं, कोई से ज़्यादा 4 विद्वान आपको याद करने हैं। अब समझना बहुलवादी सिद्धांत क्या कहता है कि भाई प्रत्येक देश में जो काम करने वाली संस्थाएं होती हैं ना वो बहुत सारी होती हैं। केवल सरकारी संस्थाएं काम नहीं करती, प्राइवेट संस्थाएं भी तो काम करती हैं। इसलिए केवल सरकारी संस्थाओं के पास ये अधिकार नहीं होने चाहिए, जो बहुत सारी प्राइवेट संस्थाएं भी काम कर रही हैं उनके पास भी अधिकार होने चाहिए। बहुलवादी सिद्धांत का मतलब बहुत सारी जो संस्थाएं काम करती हैं देश में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, सबके पास अधिकार होने चाहिए। ये कौन सा सिद्धांत, बहुलवादी सिद्धांत। केवल और केवल आपसे क्वेश्चन ये बनता है कि बहुलवादी सिद्धांत के प्रमुख विद्वानों के नाम। समझ गए बात। अब उसके बाद में आता है लोकतंत्र का कौन सा सिद्धांत है, तीसरा अपन ने लिखा था विशिष्ट वर्गीय। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। और विशिष्ट वर्गीय को ही अपन ने कहा था क्या, अभिजन वर्गीय। एक ही बात है, विशिष्ट वर्गीय कह दो चाहे अभिजन वर्गीय कह दो। इसको मानने वाले प्रमुख विद्वान कौन से थे, पेरेटो, बर्नहम, मिचेल्स, मोस्का और सी राइट मिल्स। 5 विद्वानों के नाम दे रखे हैं अपनी किताब में। 5 के नाम है पेरेटो, बर्नहम, मिचेल्स, मोस्का, सी राइट मिल्स। समझ के बात। देखो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत ये क्या कहता है कि किसी भी देश में होने को तो लोकतंत्र होता है लेकिन शासन जनता नहीं करती, शासन तो कौन करता है, एक विशिष्ट और उच्च वर्ग जो होता है ना वही शासन करता है। उदाहरण समझना कैसे, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत। इससे पहले कौन थी, श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया। उससे पहले कौन थे, अशोक गहलोत। उससे पहले कौन थी, वसुंधरा राजे सिंधिया। एक चीज बताओ, लोकतंत्र में, लोकतंत्र को अपन जनता का शासन कहते हैं ना, जनता तो कहाँ बेचारी शासन करती है, शासन एक बार ही अशोक गहलोत जी करते हैं, एक बार वसुंधरा जी करते हैं, फिर ये करते हैं, फिर ये करते हैं। तो लोकतंत्र तो एक बावड़ा बनाने का साधन है, शासन तो केवल वो उच्च वर्ग ही करेगा अपने पे। ये कहा था कि इन्होंने और जो उच्च वर्ग या विशिष्ट वर्ग जो शासन करता है ना, इसी का नाम हो गया विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। इनका कहने का मतलब ये था कि शासन तो इन्हीं के बीच आपस में घूमता रहता है, एक बार ये एक बार ये एक बार ये, जनता को तो कोई मौका नहीं मिलता। इसमें भी आपसे पूछा जाएगा केवल विद्वानों का नाम, तो ये इसके कुछ विद्वान थे, ज्यादा से ज्यादा 4 विद्वानों का नाम आपको याद करना है। समझ गए बात। ये तीसरे नंबर का था ये लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। चौथे नंबर पे अपन ने लिखा था लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत। चौथे नंबर पे क्या लिखा था अपन ने, लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। इस मार्क्सवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण को मानने वाले प्रमुख विद्वान कौन से थे, मेन जो सबसे बड़ा विद्वान था उसका नाम था कार्ल मार्क्स। कार्ल, ये रे की मात्रा है, ये भी रे की मात्रा है। इसी के आधार पर इस सिद्धांत का नाम मार्क्सवादी पड़ा था। कार्ल मार्क्स
इसका एक साथी था एंजल्स, एक था लेनिन, एक विद्वान का नाम था स्टालिन, एक विद्वान का नाम था माओ त्से तुंग। ये 5 विद्वान मैंने आपको बता दिए कौन से सिद्धांत के, मार्क्सवादी सिद्धांत के। देखो ये क्या मानते थे, ये मानते थे कि लोकतंत्र ऐसे स्थापित नहीं होगा कि हाँ भाई अपन ने सरकार की नियुक्ति कर दी, सरकार आराम से अपने पे शासन कर लेगी। ऐसा इनका मानना नहीं था। इनका मानना था, कार्ल मार्क्स ने तो ये तक कहा था कि भाई मजदूरों एक हो जाओ और जो उच्च वर्ग जो शासन करता है उसको हटा दो और जो एक गरीब वर्ग है इसके हाथों में शासन की सत्ता सौंप दो, तब वास्तव में लोकतंत्र आएगा। तो ये मानने वाले कौन से विद्वान कहलाए, मार्क्सवादी विद्वान। तो इसमें कितने विद्वानों का नाम हो गया, 5 विद्वानों का नाम याद हो गया अपने। अब मार्क्सवादी सिद्धांत के बाद में अपन ने लास्ट में लिया था समाजवादी सिद्धांत। समाजवादी सिद्धांत को देने वाले कोई विद्वान नहीं थे अपन ने इससे पहले। ये तो 5वां लोकतंत्र का सिद्धांत है। इससे पहले अपन ने 4 लोकतंत्र के सिद्धांत पढ़े। पहला पढ़ा था अपन ने कौन सा, उदारवादी। और इससे जस्ट पहले पढ़ा था अपन ने कौन सा, मार्क्सवादी। बस ये लिखना है, यह उदारवादी व मार्क्सवादी सिद्धांत का मिला जुला रूप है। बस क्वेश्चन आपके बनता है तो ये बनता है, समाजवादी सिद्धांत किन सिद्धांतों का मिला जुला रूप है, तो हो जाएगा उदारवादी व मार्क्सवादी सिद्धांत का। ये हो गए अपने क्या, लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांतों में दृष्टिकोण। एक 4 नंबर का छोटा सा प्रश्न ये है, 4 नंबर का, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा प्रश्न नहीं है, छोटा प्रश्न ये सबसे महत्वपूर्ण इस लेसन का अगर कोई प्रश्न है तो वो वही होगा। उस प्रश्न की ओर अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इन दोनों में अंतर आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको अपन एक क्वेश्चन के रूप में लिखते हैं, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर स्पष्ट करो। और ये प्रश्न जो आपके बनेगा कितने नंबर का बनेगा, 4 नंबर का। अब देखना दोनों में अंतर, एक सारणी के रूप में, तालिका के रूप में अपन दोनों में अंतर करेंगे। एक तरफ तो लिख लेंगे कौन सा लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र को ही कहते हैं एकदम शुद्ध लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र को ही क्या कहते हैं, शुद्ध लोकतंत्र। दूसरा है कौन सा, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अशुद्ध लोकतंत्र मत लिख देना आपकी, ये शुद्ध हो गया तो ये शुद्ध होगा। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को क्या कहते हैं, प्रतिनिधि लोकतंत्र। अब समझना दोनों में अंतर। दोनों में जो सबसे बड़ा और मेन अंतर होता है ना, वो अपन पहले पॉइंट में लिखेंगे। फिर मैं आपको बता दूं, इस लेसन का जो सबसे अच्छा 4 नंबर का प्रश्न बनता है वो यही बनता है, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो समझना इसको, होता क्या है, ये जनता हो गई। जनता शासन करने के लिए अपने प्रतिनिधि नियुक्त करती है, मतलब सरकार की नियुक्ति कर दी या प्रतिनिधि नियुक्त कर दी। फिर ये प्रतिनिधि जनता पर क्या करते हैं, शासन करते हैं। ये प्रतिनिधि ही नियम या कानून बनाते हैं। तो इसे तो कहते हैं कौन सा, अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। दोबारा सुनना, जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है, ये प्रतिनिधि जनता पर शासन करते हैं और प्रतिनिधि ही जनता के लिए नियम व कानून बनाते हैं। ये तो हो गया प्रतिनिधि लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अगर जनता कोई प्रतिनिधि नहीं चुने
और जनता स्वयं अपने ऊपर शासन करे। जब भी कोई नियम या कानून बनाना हो, सारी जनता एक जगह इकट्ठी हो और खुद अपने लिए नियम व कानून बना ले। इसका मतलब जनता खुद ही तो अपने पे शासन कर रही है, कोई प्रतिनिधि नहीं चुन रही ना, जनता खुद अपने पे शासन करे, तो इसे कहते हैं प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र। पहला अंतर तो अपन ये लिखेंगे। तो क्या लिखें अपन, इसको ऐसे लिखते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं शासन करती है तथा जनता स्वयं अपने लिए नियम व कानून बनाती है। मतलब जनता कोई प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं करती, जनता स्वयं शासन करती है, जनता स्वयं ही नियम और कानून बना लेती है। इसमें क्या होता है, जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में, पूरा वैसे ही लिखेंगे अपन, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, फिर ये प्रतिनिधि क्या करते हैं, शासन करते हैं तथा ये प्रतिनिधि नियम व कानून बनाते हैं। बस ये दोनों में मेन अंतर है, हालांकि और भी अपन अंतर करेंगे, ये अंतर आपको समझना जरूरी है। यही दोनों प्रकार के लोकतंत्र में एक सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण अंतर है। यहाँ तो जनता ने प्रतिनिधियों को चुना, फिर प्रतिनिधि शासन करते हैं, ये प्रतिनिधि नियमों कानून बनाते हैं। यहाँ जनता कोई प्रतिनिधि नहीं चुनती, जनता स्वयं शासन करती है और स्वयं ही नियमों कानून बनाती है। अब समझना आप लोग दूसरा पॉइंट, भारत जैसा कोई बड़ा देश है, भारत की विशाल जनसंख्या है, जनसंख्या में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है, तो अपन समझ सकते हैं कि भारत की कितनी बड़ी जनसंख्या होगी। इतनी बड़ी जनसंख्या में क्या यह लोकतंत्र संभव है? क्या जब भी नियम कानून बनाना पड़े तो सारी जनता एक जगह इकट्ठी होगी क्या? भारत में कौन सी जगह इकट्ठी होगी इतनी बड़ी जनता, और इतनी सारी जनता एक जगह इकट्ठी होकर खुद के लिए नियम थोड़ी बना सकती है, नहीं बना सकते ना। तो भारत जैसे बड़ी जनसंख्या वाले देशों में तो ये संभव ही नहीं है। तो ये केवल कहाँ संभव है, कोई ऐसा देश हो जहाँ बहुत थोड़ी सी जनसंख्या हो, तो थोड़ी सी जनसंख्या एक जगह इकट्ठा होगी और वो नियम कानून बना लेगी। तो छोटे जनसंख्या या कम जनसंख्या वाले देशों में ही यह लोकतंत्र संभव है, जबकि बड़ी जनसंख्या वाले देशों में यह लोकतंत्र ही संभव है। यह लोकतंत्र केवल कम जनसंख्या वाले देशों में ही संभव है, कम जनसंख्या वाले देशों में ही संभव है। इसमें लिखेंगे अपन, यह लोकतंत्र अधिक जनसंख्या वाले देशों में, अधिक जनसंख्या वाले देशों में यही लोकतंत्र संभव है। समझ गए बात? अब देखो, कम जनसंख्या वाले इतने छोटे देश तो विश्व में कोई है भी नहीं,
ये वाला जो लोकतंत्र है ना, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जो केवल स्विट्जरलैंड एक देश है, स्विट्जरलैंड के 5 प्रांतों में लागू है। वहां प्रांतों को बोलते हैं क्या, कैंटन। मतलब स्विट्जरलैंड के 5 कैंटन कह दो, चाहे स्विट्जरलैंड के 5 प्रांतों में लागू है। बाकी विश्व के सभी देशों में कौन सा लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो लास्ट अंतर अपन ये लिखेंगे, यह लोकतंत्र केवल स्विट्जरलैंड के 5 प्रांतों, वहां प्रांतों को कहते हैं क्या, कैंटन, प्रांतों में लागू है। अभी जो लास्ट ईयर का जो पेपर हुआ है 2019-20 वाला, उसमें ये 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया था कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र विश्व में कहाँ लागू है, तो कहाँ लागू है, स्विट्जरलैंड के 5 प्रांतों में। इसमें लास्ट अंतर लिखेंगे, विश्व के अन्य सभी देशों में यही लोकतंत्र लागू है। विश्व के अन्य सभी देशों में यही लोकतंत्र लागू है। और ये अपना प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो भी अंतर बनते थे वो अपने एक डायग्राम के रूप में कर लिए। ये भी अपने 4 नंबर का प्रश्न बनता है। अब लोकतंत्र की क्या विशेषताएं होती हैं, लोकतंत्र के क्या गुण होते हैं, क्या दोष होते हैं, इन सब की चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।